केंद्र सरकार के तमाम दावों और जनता के जनादेश के बावजूद विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि वो विपक्षी दलों का खात्मा करना चाहती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, क्या ये बात सच है कि केंद्र सरकार जानबूझकर तमाम राजनीतिक दलों को परेशान कर रही है? तो परेशान करने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में ये भी देखना चाहिए कि हम जनता के कल्याण के लिए राजनीति करते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो। तो विपक्ष को खुले हाथ भ्रष्टाचार करने की, लूट करने की ये छूट नहीं दी जा सकती, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो। जब भी उन पर कोई इस प्रकार की कार्रवाई होती है, कार्रवाई कानून सम्मत होती है, कानून अपना काम करता है, कोर्ट में वो जाते हैं, राहत नहीं मिलती, तो क्या मतलब है इसका? उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जहाँ भी ईडी की कार्रवाई हुई, सीबीआई की कार्रवाई हुई, नोटों के पहाड़ मिले, तो ये किसने वहाँ पर रख दिए? उन्हीं की जो भ्रष्टाचार की कमाई है, वो जब अनर्थ हो रही है, वो जब जनता के बीच में उभर कर आ रही है, उखड़ करके आ रही है, तो वो इसको राजनीतिक विद्वेष की बात बोलते हैं। कुल मिलाकर ये कानून सम्मत कार्रवाई है और मोदी जी का स्पष्ट कहना है, मोदी जी के नेतृत्व में देश भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। और इस प्रकार की कार्रवाई, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके सबूत हैं, उस पर कार्रवाई होगी। ये चिल्लाने से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, चिल्लाने से कोई काम चलने वाला नहीं है कि राजनीतिक विद्वेष से हो रही है। वो ईमानदारी से राजनीति करें तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदना चाहती है। क्या वाकई में दिल्ली में आप लोग ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना चाहते हैं क्या? हमने इस प्रकार का ऑपरेशन लोटस कहीं भी नहीं किया है। उन्हीं के अपने, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को लग रहा है कि उनके विधायकों में कहीं ना कहीं असमंजस है उनके भ्रष्टाचार को लेकर के, और भविष्य में कुछ वो कदम न उठा लें, उसको रोकने के लिए वो इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। आम आदमी पार्टी का यह भी आरोप है कि क्योंकि वो लोग हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बेहतर काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि क्योंकि बीजेपी डरी हुई है विधानसभा चुनाव से, खासतौर पे गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर, इसलिए ये सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। क्या ये सही है? नहीं, ये उनके दावे झूठे हैं। वो उत्तर प्रदेश में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले थे पिछले विधानसभा चुनाव में, वो उत्तराखंड में बेहतर प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन 70 में से 68 सीटों पर उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। तो इस प्रकार के झूठे दावे करना, मैंने कहा ना, वो झूठ के मसीहा हैं, और ऐसे दावे करना उनकी आदत में शुमार है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जनता का जो निर्णय होता है वो सबको स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी वो प्रश्न चिन्ह लगाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अभी अगर झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को की है। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा झटका है हेमंत सोरेन को? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार है। वो लाभ के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उनको चुनाव आयोग ने रद्द करने के लिए सिफारिश की है, समझना चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या स्टेटमेंट आ रहा है उनका कि संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लोगे, जनता को कैसे खरीदोगे? अरे जनता को तो आपने अपने आप विमुख किया अपने कामों से। जब आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेते हुए जो संविधान के अनुसार ठीक नहीं है, तो और इस पर कोई निर्णय आता है, यानी मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ उनको कोई कानून पर विश्वास नहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं, इनको संसद पर विश्वास नहीं, अंततोगत्वा इनको जनता पर भी विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपने आप को डिफेंड करने की जो नाकाम कोशिश करते हैं, बजाय इसके उनको अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए आप लोगों पे आरोप सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का इसलिए भी लगता है कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, छापे वहीं पर पड़ रहे हैं। बिहार की यदि बात करें तो आरजेडी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के जो करीबी थे, उनके यहाँ सीबीआई के छापे पड़ते हैं। तो आपके ऊपर क्यों ना ये आरोप लगे? क्योंकि जहां पर बीजेपी का शासन है वहां पर तो कोई छापेमारी नहीं है। तो आखिरकार जनता भी जानना चाहती है कि बीजेपी पर ये आरोप क्यों ना लगे कि आप लोग राजनीतिक साजिश कर रहे हैं।
देखिए, सब जानते हैं कि हमारा नेता एक ईमानदार नेता है। मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी चारों तरफ विस्तार हो रहा है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो जनता ने हम पर विश्वास किया है, जनता का हम पर भरोसा है। 8 वर्षों में मोदी जी के मंत्रिमंडल पर किसी पर कोई आरोप नहीं है। ऐसे ही हमारी राज्य सरकारों पर भी कोई आरोप नहीं। कोई आरोप तो लगाए। अगर हम कोई कार्रवाई नहीं करते तो कोर्ट खुला है ना। खाली ये कह देने से वो ये बताएं कि वो ईमानदार हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार के नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? वो पैसा किसका है? वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो जनता का पैसा है। तो उसको रक्षा करने के लिए कार्रवाई करना कोई गलत है क्या? उनको ये बताना चाहिए कि वो कितने ईमानदार हैं। अगर वो ईमानदार है, उन पर कार्रवाई हो रही है तो मैं माफी मांगूंगा। लेकिन वो भ्रष्ट है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन विपक्ष का यही तो आरोप है कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जब तक बीजेपी में नहीं थे तो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, इंक्वायरी थी। लेकिन जब वो बीजेपी में आ गए तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वो साफ हो गए, वो धुल गए, वो पाक साफ हो गए। तो आरोप तो है ना। नहीं, कानून की जो प्रक्रिया है, ईडी का, सीबीआई का, जिस पर भी केस रहा होगा, उन्होंने कानून उसमें देखा होगा ना। वो भी कोई वैसे तो नहीं करते, वर्षों तक वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें कोई सबूत मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं तो उन पर आगे की कार्रवाई होती है। उन पर नहीं मिले होंगे तो इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। क्योंकि देखा जाए ये आरोप ना केवल बिहार के जो अपोजिशन लीडर हैं वो लगा रहे हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन का भी आरोप है। दिल्ली की यदि बात करें तो कांग्रेस परिवार भी सीबीआई और ईडी से परेशान है। राहुल गांधी भी ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में जानबूझकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में वो कोर्ट से बेल पर हैं। अगर उन पर कोई आरोप गलत है तो उनको बेल लेने की कहाँ जरूरत पड़ती? वो बेल पर हैं, वो आरोपी हैं। 5,000 करोड़ का मामला है। सबने देखा है किस प्रकार से 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हत्या ली गई। तो इस प्रकार से संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का, किसी को भी जनता का एक पैसे का भी दुरुपयोग करने की इजाज़त नहीं मिलेगी और सबसे रिकवर होगी और वो जनता के हित में उपयोग होगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। आप उत्तराखंड से ही आते हैं। बीजेपी ने वहां पर इतिहास रचा, दूसरी बार भारी बहुमत के साथ आप लोग सत्ता में आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ये आरोप लगा रही है कि जिन मुद्दों, जिन वायदों को लेकर आप सत्ता में वापसी किए थे उत्तराखंड में, खासतौर पे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, आप लोग जनता को राहत नहीं दे रहे हैं। नहीं, जितनी राहत हमने दी है, कांग्रेस अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताए कब दी है। हमने पूरे विश्व में जो महंगाई की स्थिति है, विश्व के सब देशों में डबल डिजिट में महंगाई है, हम तो 6% के आसपास हैं। और कांग्रेस अपना रिकॉर्ड बताए 2004 से लेकर 2014 तक उनके शासन में डबल डिजिट में हमेशा महंगाई रही है। हम तो सिंगल डिजिट में 4 से 6% के बीच में है, उसको नियंत्रण रख रहे हैं। और जब महंगाई की दर बढ़ी तो हमने कितनी तेजी के साथ पेट्रोल पर, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की, जीएसटी पे तो आया नहीं है, वो एक्साइज ड्यूटी कम की। लेकिन कांग्रेस जिन राज्यों में रूलिंग कर रही है उन्होंने वहां पर वैट नहीं घटाया। अगर उन पर महंगाई की इतनी चिंता थी तो राजस्थान में वैट क्यों नहीं घटाया? महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, वैट क्यों नहीं घटाया? हमने उत्तराखंड में भी वैट घटाया और सरकार ने सेंटर में भी एक्साइज ड्यूटी घटाई। तो हमने राहत देने का काम किया जनता का। जनता हम पर विश्वास करती है। उन ये आरोप वो पहले से लगा रहे हैं, उसके बाद तो हम चुनाव में जीत कर आए हैं। अभी जनता ने हमको प्रचंड बहुमत दिया है। दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है और उनकी विश्वसनीयता धीरे धीरे जनता में समाप्त हो रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर, खासतौर पे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, अब कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर चौपाल लगा रही है। क्या आपको लगता है कि इसका असर जनता में पड़ेगा? मुझे याद आ रहा है कि 2017 के चुनाव में या 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में खाट बिछाकर चौपाल लगाई थी और जहां लगाई थी वो लोग खाट ही ले गए थे, खाट ही उनकी खटिया उलट गई। तो चूंकि विश्वसनीयता नहीं है, वो जनता के लिए कोई कर नहीं रहे, अपनी फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। जनता का उन्होंने दिल जीतना नहीं है, जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही।
तो वो किस चौपाल लगा लें, खाट वाली चौपाल लगा लें, कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो अभी हाल ही में कई भर्तियों में घोटाले का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये कहना है कि भाई भतीजावाद हुआ है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सही तरीके से जांच हो रही है? निश्चित रूप से अगर जांच सही तरीके से नहीं होती, हमारी सरकार का रिकॉर्ड है, NH 74 में हमने जांच की, लगभग 2 दर्जन लोगों को जेल भेजा, जिसमें PCS लेवल के भी 2 अधिकारी थे। उसके बाद हमने IAS लेवल के अधिकारी को जेल भेजा। हमने ये किया है। सचिवालय में अपर सचिव लेवल के लोगों को गिरफ्तार किया है, निलंबित किया है। तो जांच ठीक प्रकार से हो रही है, तभी तो लोग पकड़ में आ रहे हैं। और हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी पार्टी का हाकम सिंह जिला पंचायत का सदस्य था, हमने उसको भी अरेस्ट किया है। तो हम ये भी देखते हैं कि विपक्ष का है, विपक्ष का है। भ्रष्टाचार जहां भी है उस पर प्रहार होगा, मजबूती के साथ प्रहार होगा और भ्रष्टाचार की जड़ों को समाप्त किया जाए। क्योंकि इन्हीं तमाम घपलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिस तरीके से घोटाला हुआ है, CBI जांच की जरूरत है। तो क्या आप लोग करवाएंगे? मैं ये कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं कि वो बताए कि CBI में उनका विश्वास है, उनका कोर्ट में विश्वास है। जब उनके खिलाफ CBI की जांच होती है तो कहते हैं सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। वैसे वो CBI जांच की मांग करते हैं। अगर CBI पर उनका विश्वास है तो सारी जांच CBI क्यों नहीं दे? फिर वो ये क्यों कहते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है? उनका किसी पर विश्वास नहीं है। जो उनके लिए सहज होता है वो उसकी बात करते हैं। इसके अलावा अगर अग्निवीर की बात करें तो इस योजना को लेकर केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा उत्सुक है और कह रही है कि देश भर के जो युवा हैं वो भारी संख्या में अग्निवीर बनने को तैयार हैं। लेकिन आपके ही मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने ये कहा है कि अग्निवीर जो योजना है इसमें संशोधन की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है? कुछ खामियां हैं, उन्होंने कहा तकनीकी खामियां हैं, खासतौर पर उत्तराखंड को लेकर। देखिए, अग्निवीर योजना ये सेना के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और युवकों को बड़ी संख्या में अवसर देने वाला है। उनको एक रक्षा के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। 3.5-4 साल उनकी ट्रेनिंग, सब प्रकार की डिसिप्लिन और उसकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग, सब की ट्रेनिंग, और वो भी वेतन के साथ, उनको सब प्रकार की सुविधाओं के साथ। उसके बाद जो सेना में जाएंगे, सेना में सेवा देंगे, बाकी का समाज के बाकी क्षेत्रों में उपयोग होगा, क्योंकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सब जगह उनकी मांग होगी। बहुत अच्छी योजना है। जहाँ तक सतपाल महाराज जी का आपने प्रश्न किया है, मेरे संज्ञान में भी मामला आया है। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और उत्तराखंड तीन सेनाओं, 3 देशों से, तिब्बत की सीमा हमसे लगती है, नेपाल की सीमा हमसे लगती है, चीन की सीमा हमसे लगती है। तो उत्तराखंड का ट्रैक रिकॉर्ड सेना में उज्जवल ट्रैक रिकॉर्ड है। प्रत्येक परिवार से औसत लगभग एक व्यक्ति सेना में है, सेना में जाना चाहते हैं। और मेरे संज्ञान में भी आया है कि जनरल विपिन रावत ने हमको एक छूट दी थी हमारे युवकों को कि उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर के बजाय 163 सेंटीमीटर हो, उनको अलाउड किया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं प्राकृतिक रूप से पर्वतीय राज्य के युवाओं की हाइट थोड़ी कम होती है, लेकिन उनके साहस में, उत्साह में कमी नहीं होती। तो उनको अवसर मिले, इसके लिए मिली थी। और अगर ये छूट मिली थी तो मैं भी इससे सहमत हूँ कि 163 सेंटीमीटर पर ही उनका चुनाव हो और ये छूट उत्तराखंड और पर्वतीय राज्यों को मिलनी चाहिए। मैंने भी इस संबंध में रक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखा है, क्योंकि वो विदेश में थे, पत्र लिखा है। इसके अलावा अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछले लोकसभा में खासतौर पे उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहें थी, 1 दर्जन से ज़्यादा, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। वहां की जिम्मेदारी आपको दी गई है कि आने वाले समय में बेहतर हो सके। उसको लेकर आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव हो, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में बेहतर नहीं रहा, किस दिशा में काम हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद उसकी समीक्षा करती है, चाहे हम हारे चाहे हम जीते, और उसके बाद अपनी कमजोरियों का
समीक्षा करके उस पर एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ती है। यानी चुनाव होते ही हम अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो उसकी तैयारी सब जगह चल रही है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतें, उत्तराखंड में हम 5 की 5 सीटें जीतें, हिमाचल में हम 4 की 4 सीटें जीतें, पंजाब में हम सब सीटें जीतें, हरियाणा में सब जीतें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सब जगह बीजेपी का आज इतना विस्तार हुआ है, कार्यकर्ता है, तो उनका समावेश हमारे यहाँ कहा जाता है काम के लिए कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए काम। तो उस योजना पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। विपक्ष कह रही है कि दरअसल बीजेपी भूपेंद्र सिंह चौधरी के बहाने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के जाट समुदाय को साधना चाहती है। आप कैसे देखते हैं? ये विपक्ष का आरोप है हमारे यहाँ, चूंकि उनके यहाँ अध्यक्ष बनाने की, अध्यक्ष चुनने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। 20 साल से एक ही परिवार अध्यक्ष है, उनको कोई दूसरा देश भर में 130 करोड़ लोगों में अध्यक्ष नहीं मिल रहा है अपनी पार्टी के लिए। हमारी पार्टी में तो परिवर्तन होता रहता है, सबको अवसर मिलता है, हर 3 साल में अवसर मिलता है। अब आवश्यकता थी, वहाँ स्वतंत्र देव सिंह जी मंत्रिमंडल में चले गए तो वहाँ अध्यक्ष तुरंत बनाया गया, और जिसको भी बनाते उन्होंने कोई ना कोई बात बोलनी थी, आखिर कोई तो अध्यक्ष बनेगा। उपराष्ट्रपति जी का चयन हुआ तब भी उन्होंने यही बात कही, तो इसलिए उनकी किसी बात में तथ्य नहीं है, उनको कुछ ना कुछ बहाना लेकर, आलोचना का एक बहाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर चलती है। इसलिए जिसकी जहां भूमिका नेतृत्व ठीक समझता है उसको भूमिका देता है। इसके अलावा यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है। क्या आपको लगता है कि उनके इस अभियान का कोई असर बीजेपी पर होगा या फिर जनता जुड़ेगी उनसे? मैंने पहले भी कहा, महंगाई के विषय में जब आपने कहा चौपाल लगाने की बात है, उनके पास नेता, नीति, नियत का अभाव है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है। हम एकजुट भारत को, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुरक्षित भारत, शक्तिशाली भारत, इस बनाने में जुटे हैं। हमारी नेता, हमारी नीति, हमारा नियत, इस पर जनता का विश्वास है। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोग ये भी मानते हैं कि देश जो खंडित हुआ है उसमें उनके नेताओं की जल्दबाजी शासन करने की थी, इसके कारण भी हुआ। जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई हैं, खासतौर पे अगर विपक्षी दलों की बात करें, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर केसीआर हो, लगातार कुछ लोग हैं, खासतौर पे अगर ममता बनर्जी की बात करें, एक तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश लगातार वो करती रही हैं। आपको क्या लगता है कि यदि विपक्ष 2024 में एक साथ आ जाता है तो क्या बीजेपी की राहें मुश्किल हो सकती हैं? बीजेपी की कोई राहें मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित मास पार्टी है। उनके किसी अभियान को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, और जब वो एक हो जाएंगे, एकता उनमें हो जाएगी और वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात करेंगे, क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं है 2024 में प्राइम मिनिस्टर की, देश ने मान रखा है उसको। आप कह रहे हैं कि 2024 तक पीएम पद पे वैकेंसी नहीं है। आपके बहुत पुराने सहयोगी थे जेडीयू, नीतीश कुमार, आपके साथ रिश्ता उनका टूट गया, अब आरजेडी के साथ सत्ता में है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो आज हैं वो 2024 में नहीं रहेंगे यदि विपक्ष एक साथ आ जाए, निशाना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर। उसमें यदि है ना, वो यदि बहुत बड़ा है, यदि बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें हर आदमी, ममता दीदी कहती है मैं प्रधानमंत्री के दावेदार हूँ, केजरीवाल कहते हैं मैं दावेदार हूँ, राहुल कहते हैं मैं दावेदार हूँ, नीतीश जी चौथे उसमें और जुड़ गए, और किसी ने और बात की तो कल को शरद पवार जी हैं, उद्धव जी हैं, तो सारे तो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं। लेकिन देखा जाए आपके जो पुराने सहयोगी थे, चाहे शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे हो, नीतीश कुमार हो, लगातार आपसे दूर हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा आप लोगों को? नहीं, देखिए, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। 2014-2019 आप देख सकते हैं कि हमने अपने आधार पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, लेकिन हमने फिर भी सबको साथ रखा। हमने एनडीए की सरकार बनाई, बीजेपी की नहीं बनाई। आगे भी हम ये चाहते हैं, लेकिन सहजता की और स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग बहुत दिन तक ईमानदार लोगों के साथ, देश की सेवा करने वालों के साथ, देश को परम वैभव पर ले जाने वालों के साथ नहीं चल सकते। ये उनकी मजबूरी है, इसलिए वो छोड़कर जाते हैं।
क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है ना कि आप लोग सीबीआई और ईडी के जरिए देश के जो असल मुद्दे हैं, खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी, उससे जनता का ध्यान हट सके, इसलिए इतनी ज्यादा छापेमारी है। नहीं, ध्यान कैसे हटे? महंगाई बेरोजगारी जहां मुद्दा, वहां भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है क्या? केजरीवाल की पार्टी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करके निकल करके आई थी। और मैंने वो वीडियो भी सुना है जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि सत्ता की कुर्सी में कोई ऐसी बात है कि उस पर आने वाले बैठेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, और वो साबित कर रहे हैं उस चीज को जो उन्होंने कहा था। अगर 2024 की बात करें, आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे? हालांकि अभी वक्त है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 24 में वापसी होगी? 24 में 100% वापसी होगी। आज कोई और जितनी इस बार सीटें लाई, इससे ज़्यादा सीटें लेकर के हम आएंगे, क्योंकि हमने जनता के लिए ईमानदारी के साथ काम किया है, जनता का विश्वास जीता है, जनता हमको समर्थन कर रही है, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। वो आशीर्वाद बना रहेगा क्योंकि हम अपने पथ से भटकने वाले नहीं हैं। चाहे जितने प्रलोभन आए, चाहे जितने दबाव आए, हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो पथ कंटकाकीर्ण मार्ग हो सकता है, लेकिन हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे, इसके लिए चल रहे हैं। इसलिए 2024 में कोई संशय नहीं। क्योंकि देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बैठकर लगातार बीजेपी पर ये तंज कस रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर एक खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, हमने किस विषय पर किया टारगेट खास समुदाय को? लेकिन हम ये भी तो नहीं कर सकते कि खास समुदाय उनके भड़काने पर आकर के इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन करे, इस तरह के हिंसक नारे लगाए, सर तन से जुदा। आखिर कानून का राज्य है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। क्योंकि तेलंगाना में तो ऐसा हुआ, अभी हाल ही में टी राजा गिरफ्तार भी हुए। हालांकि उनको जमानत कोर्ट ने दिया, उसके बाद भी वहां पे बहुत ज्यादा बवाल है कि बेल क्यों मिली। हालांकि ये कोर्ट की अदालती कार्रवाई है, लेकिन नारे तो लगातार लग रहे हैं। इस पर आप लोग क्या करेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, असदुद्दीन जैसे नेताओं को आगे आकर के इन चीजों को रोकना चाहिए। अपने समुदाय की नफरत जो फैलती है इस प्रकार के नारों से फैलती है, और देश अब जाग चुका है, उठ चुका है, चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। उसको कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। यदि आपकी बात करें तो बताया जाता है कि मात्र 8 साल की उम्र में ही आप स्वयं सेवक बन गए। लंबा समय आपने संगठन में गुजारा, उसके बाद राज्यसभा सांसद बने। देहरादून, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक के सफर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने 8 साल की उम्र में मैं संघ का संसेवक बना, और उस संघ स्थान की मिट्टी से, उसकी रगड़ से जो कुछ मैंने सीखा वह सब संघ की देन है। संघ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता कहें, उनका जो मार्गदर्शन मिला, उसको जो हमने जीवन में अपनाया, उससे हम सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। संघ के कार्यकर्ता रहते रहते मैंने दायित्ववान कार्यकर्ता में रहा, सब प्रकार के दायित्व का निर्वहन किया। उसके साथ साथ मैंने अपने वैचारिक संगठनों में, विद्यार्थी परिषद में काम किया, भारतीय मजदूर संघ में काम किया, हिंदू जागरण मंच में काम किया, स्वदेशी के आंदोलन में काम किया, और राम जन्मभूमि के शिला पूजन का मैं संयोजक था। डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी का मैं अपने नगर का महामंत्री था। इस प्रकार के सभी कामों में सहयोग करते करते आगे बढ़े, और 91 में जब भूकंप आया और संघ की एक समिति बनी, उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति, हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे संघ के, डॉक्टर नित्यानंद जी प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के, उनके नेतृत्व में वो समिति बनी, और उनके नेतृत्व में जो पुनर्वास का वहाँ पर काम हुआ, 55 गांव गोद लेकर के लगभग 410 ग्रामीणों के सहयोग से उनके मकानों को बनाना, और वहाँ पर उनके बहुउद्देश्य काम चलाना, सबके रोजी रोटी रोजगार की चिंता करना, वो जो यशस्वी काम हुआ है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा सब जगह हुई है। आज भी उसके हॉस्टल चल रहे हैं, वहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज अनेक स्थानों पर, बड़े स्थानों पर चले गए हैं, जो वहाँ पर जिनको पढ़ाया गया। तो उसमें भी मैं 20 साल तक संस्थापक महामंत्री रहा हूँ। मैंने बैंक में 24 साल नौकरी की है, बैंक की नौकरी करते करते सब काम किए हैं। 2001 में VRS लेकर मैं राजनीति के क्षेत्र में आया। मैं इंटर कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा, लेकिन मेरा कुछ भाग्य ऐसा है कि मुझे चुनाव लड़ने का कभी मौका नहीं मिला। मैं जनरल सेक्रेटरी भी निर्विरोध बना था। इसी प्रकार राजनीति में भी मैं आया 2001 में,
मैं सहकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि बैंक का था तो सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश का महामंत्री बना, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना। 2002 में हमारी सरकार नहीं आई उत्तराखंड में, मुझे प्रदेश महामंत्री संगठन का काम दिया गया। पूर्णकालिक होता है प्रदेश महामंत्री संगठन। मैंने उस काम को 7 वर्ष तक अपनी योग्यता क्षमता से करने का प्रयास किया, सबके सहयोग से। 2009 में हमारी सरकार आ गई उत्तराखंड में, 7 में। उस समय मैं आवास विकास परिषद का चेयरमैन बना। 2006 में, जो मैं याद करता हूँ सबके प्रयास से, पहली बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई। मोदी जी से मेरा पहला परिचय उस कार्य समिति में हुआ। नमस्कार वगैरह बाकी कार्य समितियों में होती थी, मैं जाता था कार्य समिति। लेकिन जब वो देहरादून आए और मैंने उनका करेज देखा कि अधिकांश लोग उनके पास फोटो खिंचाने जा रहे थे, बाकी से भी खिंचा रहे थे, लेकिन उनका आकर्षण था जब तक गुजरात मॉडल सामने आ गया था। तो वो भी एक ऐतिहासिक क्षण था। उसके बाद वहाँ नहीं हुई। उसके बाद अटल जी की एक सभा हुई ज़बरदस्त, वहाँ पर हमारी सरकार आई। 2012 में बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सरकार नहीं आई, एक सीट से हमारे मुख्यमंत्री खंडूरी जी के हारने के कारण वो नहीं आई। 2012 के चुनाव में भी संगठन ने मुझे कहा कि आप टिकट ना मांगे, मैंने नहीं मांगा और मैं चुनाव अभियान समिति का महामंत्री बना। फिर 2012 में जब सरकार नहीं आई तो मुझे संगठन की फिर जिम्मेदारी मिली। मैं 2012 से 2019 तक प्रदेश का महामंत्री रहा और 19 के लोकसभा चुनाव में कार्यकारी अध्यक्ष की भी मुझको जिम्मेदारी मिली। 2012 से 19 तक रहा। 2017 में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से आई। 2019 में जब मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, सबके सहयोग से, वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में, मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने 5 सीटें जीती और जनवरी 2019 से अक्टूबर 2020 तक मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का वाइस चेयरमैन रहा, जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं। कैबिनेट रैंक मुझे मिला और उसके बाद अक्टूबर में मेरी घोषणा राज्यसभा के लिए हुई। तब से मैं इस काम को कर रहा हूँ। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।